दिया। चलिए देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने गैसियस स्टेट के एजम्पशंस देखे थे। गैसीय अवस्था में जो है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, उनके एजम्पशंस देखे थे और कुछ एक बाकी था। तो जो एक आध और एजम्पशंस बाकी हैं उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम गैस मॉलिक्यूल्स को देखें तो उनकी साइज बहुत, उनका जो वेट है, मास है, या हम कह लें साइज है, वो बहुत छोटा होता है और उनकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। तो स्मॉल साइज और हाई वेलोसिटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वीय बल का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात तो जिस स्पीड से नीचे की तरफ आते हैं उसी स्पीड से ऊपर भी जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि बर्तन की दीवार पर वो एक समान दाब हर तरफ आरोपित करते हैं, ठीक ना। तो अगला लास्ट एजम्पशन है, देखिए, गैस के अणु बहुत ही छोटी साइज के होते हैं। मान लीजिए कोई गैस है, बर्तन में भरा है, गैस के अणु जो है इतनी स्मॉल साइज के होते हैं और इनकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि गुरुत्वीय खिंचाव का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जिस स्पीड से नीचे आते हैं उसी स्पीड से ये ऊपर भी जाते हैं, उसी स्पीड से इधर भी जाते हैं, उसी स्पीड से इधर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वीय खिंचाव के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे तेजी से आते हों, ऊपर स्लो रेट से, ऐसा नहीं है। और अगर इधर दाब ये पी आरोपित कर रहे हैं, इधर भी पी दाब ही आरोपित करते हैं, इधर भी इनके द्वारा आरोपित दाब पी और इधर भी आरोपित दाब पी होता है हर तरफ, ठीक ना। तो आगे हम देखें, स्मॉल साइज व फास्ट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, हम क्या, उच्च आणविक गति के कारण उच्च आणविक गति के कारण गुरुत्वीय खिंचाव का, ग्रेविटेशनल पुल का इनकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है के कारण जी का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा ये बर्तन पर हर तरफ समान दाब आरोपित करते हैं। बर्तन पर हर तरफ एक समान दाब आरोपित करते हैं। ठीक, आगे देखा जाए। आगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का यह भी मानना है, ये सारे के सारे अणु जो है, गति के जो क्लासिकल नियम है, स्पेशली न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, वो सभी गति के सभी क्लासिकल नियम आणविक गतियों पर लागू होते हैं। गति के सभी क्लासिकल लॉ, जो पुराने नियम है, लॉ आणविक गति पर लागू होते हैं, ठीक है। ये रहा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस। गैसों के अणुगत सिद्धांत के ये कुछ एजम्पशंस रहे हैं। अब आगे जो है, हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका जो गणितीय रूप है, उसको देखेंगे और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार देखें तो पीवी इक्वल टू होता है
1/3 mn/v² के देखा जाए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार। मिटा दें इसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट है, डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे लेकिन फाइनल स्टेप देखेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार, गैसों के अणुगत सिद्धांत के अनुसार देखा जाए। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगत सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुगत सिद्धांत के अनुसार देखिए पीवी इक्वल टू होता है 1/3 mn/v एवरेज स्क्वायर। पीवी इक्वल टू 1/3 mn/v एवरेज स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। देखिए यहां पर P क्या है, गैस का दाब है, V क्या है, आयतन है, M गैस के एक अणु का द्रव्यमान है। एक मोल अणुओं का नहीं, एक अणु का, गैस के एक अणु का द्रव्यमान, ठीक है। और ये N क्या है, गैस के अणुओं की संपूर्ण संख्या है, गैस के अणुओं की संख्या। V क्या है, गैस का औसत वेग, एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी गैस की, गैस का औसत वेग, गैस का एवरेज वेलोसिटी, गैस का औसत वेग, ठीक है ना। तो ये रहा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए अब हम किसी एक गैस के एक अणु के वजन को उसके संपूर्ण अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल मास ऑफ द गैस मिल जाएगा। और अगर ये n एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो तो ये मोलर मास कहलाएगा ना। यह है मास ऑफ द गैस, गैस का मास है, गैस का द्रव्यमान है टोटल। एक अणु के द्रव्यमान को संपूर्ण अणुओं की संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास मिल गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू 1/3 mv² की। ये हो गया समीकरण 2। आगे देखा जाए। अब यदि जो है हम इसको इधर कर दें, अगर हम वॉल्यूम से मास को डिवाइड कर दें तो m/v जो है डेंसिटी हो जाता है। m/v जो है डेंसिटी होता है तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m/v और v² के। इतने को हम क्या कहते हैं, गैस का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का घनत्व कहलाता है। चलिए D से डिनोट करते हैं। तो अब जो है P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dV² के। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का अगला रूप है। ये अगला रूप एक ये था और एक ये हमने देखा। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखा, ये उसके विभिन्न रूप हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, ये देखा जाए। मिटा दे PV इक्वल टू 1/3 mn/v² के। यहाँ V गैस का एवरेज वेलोसिटी है। आप एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल मॉलिक्यूल के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा।
ये PV इक्वल टू 1/3 mv बार स्क्वायर हो गया, या P इक्वल टू m को इधर कर दें तो 1/3 m/v डेंसिटी होता है, तो P इक्वल टू 1/3 d बार स्क्वायर। मिटा दें, आज क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक आध वीडियो चाहिए, रिकॉर्डेड देखेंगे कि कैसा पढ़ाते हैं, तो इसलिए आज सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। पढ़ाने का क्वेश्चन कराते तो क्वेश्चन से ही पूरा भर जाता, कल से क्वेश्चन कराएंगे, उन्हीं लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे देखा जाए, हम लोग काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, गैस की गतिज ऊर्जा और ताप में रिलेशन। ध्यान देंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग उसकी जो एजम्पशंस हैं, उसके जो कुछ अवधारणाएं हैं, उसमें यह माना गया है कि गैस की गतिज ऊर्जा केवल और केवल उसके परम ताप पर निर्भर करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। प्रेशर, वॉल्यूम या गैस का मास, इन सब पे किसी भी निर्भर नहीं करता है। तो पहला पॉइंट यही देखेंगे, गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, परम ताप पर। जैसे अगर हम कहें कि गैस का अणुभार 2 गुना कर दें, या हम कहें कि उसका प्रेशर बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, ये सब कुछ कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दें, गैस की गतिज ऊर्जा केवल और केवल उसके परम ताप पर निर्भर करता है। गैस की काइनेटिक एनर्जी गैस की केवल उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस ओनली। गैस की गतिज ऊर्जा उसके केवल, हम कहें केवल उसके परम ताप पर निर्भर करता है। ठीक ना। यदि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप चेंज करेंगे, केल्विन स्केल पर टेम्परेचर अगर आप उसका चेंज करते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, घटती है, अदरवाइज यथावत बनी रहती है। देखिए, इसको प्रूफ करें। अभी हम लोगों ने देखा कि E इक्वल टू है 1/3 और mv बार स्क्वायर के। ये गैस का मास है और ये एवरेज वेलोसिटी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 और इनटू 1/2 mv बार स्क्वायर की। इतनी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, काइनेटिक। तो हम कहें, सॉरी यहाँ पर ई कर दिया, पीवी होना चाहिए सर, पीवी। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, उसके अनुसार पीवी इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर है। अब इसको ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हम कहेंगे कि 2/3 काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है। यानी हम कहें पीवी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2/3 काइनेटिक एनर्जी के, या काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा 3/2 पीवी के। ये अगला जो है, इसको कोई इक्वेशन 1 कर दें। आगे हम ये जानते हैं कि पीवी इक्वल टू आरटी के होता है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए अगर हम देखें तो पीवी इक्वल टू आरटी होता है 1 मोल आइडियल गैस के लिए। तो अगर हम इनको कंपेयर कर लें
तो हम पीवी की जगह यहाँ क्या रख सकते हैं, आरटी रख सकते हैं। तो हम कहें इस वैल्यू को यदि हम इक्वेशन 1 में यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पीवी की जगह आरटी की, आर 2/3 आर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक है। और इसको यदि हम हटा दें तो देखिए अच्छा हाँ 3/2, 3/2, ठीक ना। आगे हम कहें, हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल टू है किसके, 3/2 आरटी के, आरटी के इतनी वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट ले लें, आर तो गैस कांस्टेंट है, उसका 3/2 भी कांस्टेंट ही होगा, या काइनेटिक एनर्जी ये प्रोपोर्शनल टू होगा टी के, अर्थात हम कहें गैस की गतिज ऊर्जा उसके परमताप के समानुपाती होता है। यही हमें देखना था, इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अतः गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी आप औसत वेग लिए हैं तो गतिज ऊर्जा को भी हम औसत गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैस की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा उसके परमताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती, ठीक ना, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा ये देखिए, ये रिलेशन जो है 3/2 आरटी, ये टीजीटी 2003 में पूछा गया है और बहुत पूछा गया है। ये जो है टीजीटी 2003 में पूछा गया है। उसके बाद पीसीएस 95, 98, 2005, पीसीएस 95, 98, 2005 और एमपी पीजीटी 2018 में भी पूछा गया है। एमपी पीजीटी 2018 का सवाल है, अर्थात पीसीएस का मान लें एक तरह से सवाल है और ये दोनों में रिपीट हुआ है, महत्वपूर्ण है। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 आरटी के या काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। अब आते हैं, अगला देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर गैस की एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन लिखे जाए, ठीक है ना। बेटा दें काइनेटिक एनर्जी सॉरी एवरेज वेलोसिटी एंड टेम्परेचर में मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी एंड टेम्परेचर में रिलेशन देखा जाए। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन देखा, अब एवरेज वेलोसिटी और टेम्परेचर में संबंध देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी and temperature of gas. गैस की औसत गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध, एवरेज सॉरी गैस की एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग और ताप में संबंध देखा जाए। औसत वेग और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी अभी हमारे सामने लिखी है, ये होता है 3/2 आरटी के, और गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है ये 1/2 mv/² के भी बराबर होता है, जहां ये मास है गैस का और ये उसकी एवरेज वेलोसिटी है। अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 mv² इक्वल टू होगा 3/2 आरटी के, 1/2 mv² इक्वल टू होगा 3/2 आरटी के, हाफ दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ठीक है। v² इक्वल टू इसको इधर कर दें
ये हो जाएगा 3r/m, ठीक है। ये v² 3r/m, ठीक है। यहां पर 3r/m ये किसी गैस के लिए कांस्टेंट होगा। अलग अलग गैस के लिए m की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन किसी दी गए गैस के लिए मास और RT 3r/m कांस्टेंट होगा। तो हम कहें कि इधर जो है v² इक्वल टू हो जाएगा किसके, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, या v प्रोपोर्शनल होगा √, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे हम इसको हटा दें तो ये हो जाएगा v² प्रोपोर्शनल टू t या v प्रोपोर्शनल टू √t। यहां पर देखिए, हाँ एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बना लीजिए। यहां लिखा है ना वैसे यहां पे भी कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं नहीं लिखा है तो बना लीजिए। तो देखा जाए गैस का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो उसके जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और इसलिए हम इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो एक लाइन ऊपर लिख लीजिए, ऊपर मिटा दें। गैस का जो एवरेज वेग होता है, गैस की औसत वेग को देखें। गैस की एवरेज वेलोसिटी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आता है हम कहें गैस का औसत वेग उसके परताप के वर्गमूल स्क्वायर रूट के समानुपाती होता है। अर्थात केवल ताप पर निर्भर करता है, अर्थात केवल ताप पर निर्भर करता है। अतः इस वेग को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। अतः इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी कहा जाता है। गैस की एवरेज वेलोसिटी को हम उसकी थर्मल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम लोग गैस लॉ में, जिसमें सबसे पहले देखेंगे बायल्स लॉ को देखेंगे, उसके बाद चार्ल्स लॉ को देखेंगे, इन सबको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं गैस लॉ। सबसे पहले आता है बायल्स लॉ। मिटा दे। अब देखते हैं गैस लॉ। गैस के नियम, गैसीय नियम, इसमें बायल्स लॉ देखेंगे, चार्ल्स लॉ देखेंगे, उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर लॉ देखेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। देखा जाए, आगे देखते हैं गैस लॉ में पहला बायल्स लॉ। गैस लॉ में पहला बायल्स लॉ, बायल का नियम।
ये सभी लोग पढ़े हैं, हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं, इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, किसी ये नियम रॉबर्ट बायल ने 1962 में दिया था, और यह नियम जो है किसी गैस के दाब और परम ताप में संबंध स्थापित करता है। किसी गैस के दाब और परम ताप में संबंध स्थापित करता है। और देखा जाए, पहला रॉबर्ट बायल द्वारा 1962 में दिया गया। रॉबर्ट बायल द्वारा 1962 में दिया गया। हेलो, हाँ बताएं। मैच नया बैच 9 तारीख से शुरू है हमारे। टाइमिंग शाम को 4 बजे है। ठीक, मॉर्निंग में 9 बजे से है, 9 से 10:30 और 10:30 से 11 2 बैच है। वो पुराने बैच है। हाँ, 9 बजे वाला लगभग 1 महीने हो गया, दीपावली के बाद शुरू हुआ। हाँ, 4 बजे वाला बेटर है। अगर आपको 9 बजे शूट करता है तो कुछ दिन तक 4 बजे पढ़ लीजिए और 9 बजे दोनों, फिर उसके बाद 9 बजे आइएगा। छूटा हुआ इसमें पढ़ने के बाद फिर उसमें कंटिन्यू करिएगा सुबह वाले। हाँ, 1.5 घंटे इवनिंग में ही आइए। ठीक है, ठीक। देखा जाए, रॉबर्ट बॉयल द्वारा 1962 में दिया गया था। द्वारा 1662 में प्रस्तुत। यद्यपि ये तिथि उथी नहीं पूछी जाती है, लेकिन बस ऐसे ही नोट कर लीजिए। देखा जाए, यह जो है किसी गैस के आयतन और उसके दाब में, नियत ताप पर किसी गैस के आयतन तथा दाब में मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टेब्लिश करता है। नियत ताप पर किसी गैस के दाब तथा आयतन के बीच यह जो है मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है। आयतन तथा दाब के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है। ठीक ना। अब देखा जाए इनका कहना क्या है। किसी गैस की दी हुई मात्रा का नियत ताप पर जो आयतन होता है वह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, बायल्स लॉ क्या कहता है। यदि गैस का टेम्परेचर और उसकी क्वांटिटी फिक्स हो, सेम हो, तो हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हम कहें नियत ताप पर, देखा जाए बायल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ के अनुसार, किसी गैस की दी हुई मात्रा के लिए फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। नियत ताप पर किसी गैस की दी हुई मात्रा, किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके मतलब गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, हम कहें कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम कहें V इक्वल टू K/P के। P को इधर कर दें तो हम कहें PV इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट के। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी गैस, अगर हम टेम्परेचर और मात्रा को, मास एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो किसी गैस की दी हुई मात्रा के नियत ताप पर किसी गैस की दी हुई मात्रा के दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊपर मिटा रहे हैं, निश्चित ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा के दाब और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। हम इसमें इसी में परिवर्तन करके बना दें, नियत ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा के दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर होता है, नियत होता है। हम कहें, दूसरे शब्दों में हम कहें बायल के अनुसार, नियत ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा के दाब व आयतन का गुणनफल स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है ना, यानी परिवर्तित नहीं होता। हम अब देखिए, हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं PV इक्वल टू K, यही ना। यहां पर देखिए, एक बच्चे सवाल पूछते हैं अक्सर कि सर आप कह रहे हैं कि किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा फिक्स होता है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, दोनों का गुणनफल हमेशा उतना रहेगा, ये हम लोगों ने कहा। लेकिन अगर हम देखें, गुब्बारे को जब आप फूंकते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं, तो उसका दाब और आयतन दोनों एक साथ बढ़ता है। गुब्बारे को देखिए, उसको फूंकिए, फुलाइए तो आयतन भी बढ़ जाता है, दाब भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि फिर बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। तो वहां पर जो है, इसके इस नियम की जो शर्तें हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। होता क्या है, इनमें कहा गया है कि गैस के निश्चित मात्रा का दाब, गैस की निश्चित मात्रा का दाब उस नियत ताप पर उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। आपने टेम्परेचर तो यहां कांस्टेंट कर दिया है, ये बैलून है, बैलून, और इसमें जो है जितनी बार फूंक मारते हैं m ग्राम